गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजुली मुदगल। वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी की तरफ से कल बड़ा ऐलान किया गया। वैक्सीनेशन के लिए राज्यों का 25% काम भी केंद्र सरकार ही उठाएगी। 21 जून से वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार खुद वैक्सीन खरीदेगी और राज्यों को देगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल 16 जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान अप्रैल अंत तक केंद्र की देखरेख में चला। कई लोगों की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद राज्यों की मांग पर वैक्सीनेशन अभियान में बदलाव किया गया है। संविधान के मुताबिक स्वास्थ्य विषय राज्य का होने के चलते राज्यों को अधिकार दिए गए। 1 मई से राज्यों का 25% काम राज्यों के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब हालात को देखते हुए केंद्र ने ये फैसला लिया है कि वैक्सीनेशन के लिए राज्यों का 25% काम भी केंद्र सरकार ही उठाएगी। यानी कि 21 जून से वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार खुद वैक्सीन खरीदेगी और राज्यों को देगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को भी अब मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। पीएम ने बताया कि राज्यों को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि कितनी वैक्सीन मिलने वाली है। साथ ही पीएम ने कहा कि कोरोना काल में देश के 130 करोड़ नागरिकों ने पूरा साथ दिया। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को राहत देने वाला बड़ा ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दिवाली तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। पीएम ने कहा कि पिछले साल कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में जिस तरह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया था, इस साल भी नवंबर तक 80 करोड़ गरीब देशवासियों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाएगा। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। आगे बढ़ेंगे। बता दें, भारत सरकार को यह भरोसा है कि दिसंबर तक देश की पूरी वयस्क आबादी के टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। सरकार के शीर्ष अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि साल के अंत तक कुल 187.2 करोड़ खुराक आपूर्ति सुनिश्चित करने का खाका तैयार हो चुका है, जो देश के 18+ एज ग्रुप की 94 करोड़ आबादी के लिए पर्याप्त है। सरकार के आलोचकों को दरकिनार करते हुए सरकार से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि जनवरी से जुलाई के बीच करीब 53 करोड़ डोज के मुकाबले अगस्त दिसंबर के दौरान कई करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अच्छा है कि केंद्र ने सभी आयु वर्गों के लिए वैक्सीन खरीद और वितरण का जिम्मा पूरी तरह अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। मैंने निजी तौर पर नरेंद्र मोदी जी को इस विषय पर 2 बार पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि इस मसले का यही सही हल है। इस फैसले से पंजाब समेत अन्य राज्यों को मदद मिलेगी, जिन्हें अपने लोगों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन खरीदने में दिक्कत आ रही थी। इससे वैक्सीन के मूल्य निर्धारण में भी समानता आएगी। और पीएम के ऐलान के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय के लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। 18 वर्ष के युवाओं को मुफ्त टीकाकरण निश्चित रूप से संभावित तीसरी लहर को हराने में कारगर सिद्ध होगा।
और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने देशवासियों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी मुफ्त वैक्सीन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के लिए पीएम का शुक्रिया किया। जो वैक्सीन है उसको सरकार, केंद्र सरकार वो खुद लेगी। खुद 75% जो वैक्सीन है वो जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनसे लेकर के सभी सरकारों को मुफ्त देगी। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ये निर्णय उन्होंने लिया है। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार योगा दिवस से 18 वर्ष से आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का जो निर्णय लिया है, मैं उसकी सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। किस प्रकार से आपने संपूर्ण देश की चिंता एक साथ की है। जब राज्यों पर इस मामले को छोड़ा गया तो कुछ राज्य बहुत बेहतर कर रहे थे, लेकिन कुछ राज्य बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे थे। अब सारे देश का दायित्व जिस प्रकार केंद्र सरकार ने लिया है वो अभिनंदनीय है, वंदनीय है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम के संबोधन के बाद कहा कि आपदा की घड़ी में किसी भी व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में सरकार लोगों की हर संभव मदद कर रही है। जेपी नड्डा की तरफ से ये ट्वीट किया गया, पंजाबी में भी जेपी नड्डा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला जो जरूरतमंद बेसहारा लोग हैं उनके लिए मददगार साबित होगा। और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने देशवासियों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने पर कहा कि कोरोना संकट में केंद्र सरकार देश के आमजन को हर संभव राहत मुहैया करा रही है। ये ट्वीट किया गया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से। पंजाब के मुख्यमंत्री इतने बड़े संकट के दौर में से देश गुजरते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत मजबूती के साथ सारी परिस्थितियों का सामना किया, हौसले के साथ ये निर्णय लिया कि इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं। और केंद्र सरकार का जो आज का जो निर्णय, जो प्रधानमंत्री जी ने आज जो घोषणा की, उसका मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मोहाली पुलिस ने आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं पर कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। रविवार को मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने वैक्सीन स्कैम के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के घर का घेराव करने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने कोविड नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया। पुलिस ने करीब 150 आप नेताओं के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। इनमें विधायक अमरजीत संदोहा, सरबजीत कौर माणूके, इसके अलावा कई और नेता शामिल हैं। वहीं मोहाली पुलिस ने वैक्सीन घोटाले के मामले में प्रदर्शन करने वाले शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल, प्रेम सिंह चंदूमाजरा समेत करीब 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। और पंजाब में फतेह किट के टेंडर में गड़बड़ी का मामला सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी मामले में सरकार को घेरा, हाईकोर्ट से जांच की मांग की। लगातार इस पूरे मामले पर घिरती जा रही है पंजाब सरकार। बिल्कुल कोई एलीगेशन नहीं, हाईकोर्ट केस हैगा। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿਆਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ आपके सामने आ जाएगा, क्या हुआ, सब ठीक ठाक होगा, कोई ऐसा गलत कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवा ने मनप्रीत सिंह बादल पर तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार कर्मचारियों को पे कमीशन देगी तभी मानेंगे। सरकार लोगों को गुमराह कर रही है।
अकाली दल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भी अपने मंत्रियों और लोगों की जेब भरने के लिए खजाना खाली कर दिया था, लेकिन सत्ता में आई कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने और ज्यादा सत्यानाश कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिक्षा मंत्री विजयेंद्र सिंगला को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा कि हमारे शिक्षा मंत्री विजयेंद्र सिंगला, सचिव कृष्ण कुमार और उनके शिक्षकों की पूरी टीम को मेरी बधाई, जिनके अथक समर्पण ने पंजाब को केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से जारी स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में पहला स्थान हासिल करने में मदद की। Good afternoon and many congratulations to you and your department for this excellent performance. I got the letter yesterday and it's wonderful work. I mean, this is the first time that Punjab has come on top in education. No, it's you and Krishan, your secretary, who have done this, and it's really very creditable. And I hope that this is going to continue, and next, we are going to hit the top position every year. Well done. My congratulations. Please congratulate all your people. Hello, Krishan. Morning. My congratulations to you. No, not me. You've done all the hard work, and you've done a great job. But my बहुत मुबारक। नहीं Krishan, well done. I think this is the first time some state from northern India has got it. That's all your efforts. मेरा ख्याल हिमाचल एक बार पहले था, long time ago. Well done. This is very creditable, and it all goes to you. Please, my congratulations to all your DPIs and all that, whatever it is, in your office. Please. मिशन 2022 के लिए पंजाब बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। राज्य बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में हुई। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा किसान आंदोलन समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बैठक में बातचीत हुई। मिशन 2022 में पंजाब बीजेपी भी जुट गई है। और अब बात सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश की। सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र के खोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए 10,000 घरों को हटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को खोरी गांव के फॉरेस्ट इलाके में बने तमाम घरों को 6 हफ्ते के भीतर तोड़ने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फॉरेस्ट की जमीन पर हाल ही में खाली होनी चाहिए। भूमि हथियाने वाले कानून के शासन की शरण नहीं ले सकते। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि फरीदाबाद नगर निगम को 6 हफ्ते के भीतर किसी भी हाल में इन मकानों को हटाना है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निगम कर्मियों की सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित विभागों को इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि साल 2016 में हाईकोर्ट ने इस इलाके से निर्माण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि फरीदाबाद नगर निगम को फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मकानों को ढहाने के लिए कहा था। और सजायाफ्ता गुरमीत सिंह को लेकर बोले जेल मंत्री, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आइसोलेशन में रखा। मेदांता में कितने दिन रहेंगे रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। जेल मैनुअल के हिसाब से तय होगा कि आखिर कौन कौन मुलाकात कर सकता है गुरमीत से। देखिए, उनको पहले पेट में दर्द हुआ था, उसका हमने रोहतक पीजीआई नज़दीक है, हमारा बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ रेफ़र करे। मॉर्निंग लेके गए, इवनिंग वापस लेके आ गए थे। उसमें जाने के बाद उन्होंने 2 टेस्ट और रिकमेंड कर दिए कि वो आप बाहर से कराएं, या एम्स में करवाएं या फिर मेदांता में करवाएं। एम्स में क्योंकि आजकल कोविड करके वो बंद था, तो वो टेस्ट मेदांता में होंगे। वहाँ जाने के बाद जब टेस्ट लेने लगे तो उन्हें पॉजिटिव हो गए तो फिर आइसोलेशन में रख दिया।
साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजायाफ्ता गुरमीत सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने पर उसका इलाज नामी निजी अस्पताल में कराए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मृतक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने कहा कि कैदियों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराया जाता है, ज्यादा गंभीर होने पर रोहतक पीजीआई भेजा जाता है, लेकिन बहाने बना रहे गुरमीत सिंह को 5 स्टार अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। तो ये सारा जो ड्रामा है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इसमें साफ नहीं है, सरकार की नीयत में खोट लग रही है। खून की होली दोबारा फिर से खेलने की जो कोशिश की जा रही है चंद वोटों के लिए और वोटों के लालच के लिए, इस तरीके की भद्दी राजनीति जो है वो बंद होनी चाहिए। सरकार की नीयत, सरकार को अपनी नीयत साफ कर लेनी चाहिए। वो प्रदेश की जनता और उनकी भावनाओं के साथ इस तरीके का जो भद्दा मजाक है और खेल जो है वो बंद करे, तुरंत बंद करे।